Hello students, I am Anju Chaudhary and I am here to teaching you the chapter number of 5 or chapter number 1 of biology, cell, the fundamental unit of life. This chapter actually is from 9th class science and biology chapter number 5 है actually number chapter 1 from the biology, cell, the fundamental unit of life. As junior classes you have already learned कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो सेल वर्ड जो है वो कहाँ से आया एक्चुअली? सेल वर्ड जो है वो कैलस से आया. कैलस एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है. हमारे साइंस के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे 99% वर्ड्स जो हैं वो लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं. तो कैलस वर्ड जो है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है. इसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम. अब ये स्मॉल रूम का अगर मायने पूछा जाए कि कैसे सेल को स्मॉल रूम का नाम दिया गया, तो इसके बारे में सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी की बात करेंगे. सेल की डिस्कवरी किसने की? सेल की डिस्कवरी जो थी रॉबर्ट हुक ने की थी. रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे. इन्होंने 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी. कैसे की थी बेटा? इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ कि रॉबर्ट हुक जो थे एक साइंटिस्ट थे. वो अपनी लैबोरेटरी में, छोटी सी उनकी लैबोरेटरी थी, उसमें वो काम कर रहे थे. तो एक बार उन्होंने देखा उनकी बॉटल जो थी, जो भी केमिकल्स की बॉटल रखी हुई थी, उसमें कॉर्क के ढक्कन लगे हुए थे. पहले कॉर्क के ढक्कन होते थे. तो कॉर्क के ढक्कन का एक छोटा सा पीस टूट के उनकी स्लाइड के ऊपर गिर गया. तो वो सर्च कर रहे थे, अपनी जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसको देख रहे थे. तो उन्होंने देखा एक छोटी छोटी सी सेल्स बनी हुई हैं, छोटे छोटे से रूम लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं. और वो बड़े उसको देख के अचंभित हुए कि ये क्या है. तो फिर से उन्होंने उसको उस अपनी स्लाइड को निकाल के बाहर देखा. तो देखा कि उसके ऊपर जो है ना कुछ कॉर्क के टुकड़े गिरे हुए हैं. कॉर्क के टुकड़े जो थे, उन्होंने फिर दोबारा से उसका एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि ये जो है स्मॉल रूम जैसे स्ट्रक्चर है. वही थ्योरी जो थी बाद में चल के, जैसे ये अनियन पील का है, ये दिस इज़ द अनियन पील. ये अनियन पील का डायग्राम है बेटा कि अनियन पील की जो सेल्स होती हैं वो इस तरह की होती हैं. जैसे कि एक दीवार बनी होती ना, एक वॉल को जब बनाते हैं तो उसमें कैसे ब्रिक्स को लगाते हैं, ईंटों को लगाते हैं, उसी टाइप से सेम जो थी ये सेल्स अरेंज थी. इनके बीच में, सब में बीच में न्यूक्लियस था. ये बाद में सब डिस्कवरी हुई. तो इसके बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बताया 1665 में सेल के बारे में. और अनियन पील का उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा. ह्यूमन चिक का भी किया था, पर आप लोग ट्राई मत करना. ह्यूमन चिक जो हमारे गाल के अंदर, जो यहाँ अंदर वाली जो लेयर होती है, अगर उसको छोटा सा टुकड़ा कई बार खाना खाते वक्त दांतों के बीच में आ जाता है, कट जाता है, तो अगर उसको देखें अंडर द माइक्रोस्कोप तो वो भी इसी तरह की सेल्स, इस तरह की सेल्स की फॉर्म में वो दिखाई देती हैं, ऐसे अरेंज होती हैं ये. तो कहने का मतलब ये है कि सेल्स जो हैं वो स्मॉल रूम के साइज़ की होती है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक होती है. ये माइक्रोस्कोपिक होती है बेटा, जो कि हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देती है. ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक होती हैं. दीज ऑल सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक. इनको हम अपनी नेकेड आई से डू नॉट सी द naked eye, by the naked eye, do not see by the naked eye. हम अपनी नग्न आँखों से इनको नहीं देख सकते, इतनी छोटी होती है. तो इस तरह से सेल की डिस्कवरी हुई. अब बाद में सेल के बारे में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और डिफरेंट साइंटिस्ट ने इनके बारे में बताया कि सेल के अंदर किस तरह के ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल में क्या क्या लिक्विड पाया जाता है, सेल कैसे फंक्शन करती है. तो बेसिक बात यह है कि सेल जो है हमारी बेसिक यूनिट होती है हमारी बॉडी की. बाद में साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि हमारी जो बॉडी होती है, या अदर एनिमल्स की जो बॉडी होती है, इवन प्लांट्स की जो बॉडी है, जितने भी लिविंग थिंग हैं उनकी जो बॉडी होती है वो सेल्स की बनी होती है. यानी कि बेसिक यूनिट जो होती है वो सेल होती है. यू कैन से ऑल्सो बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी और लाइफ. हमारी लाइफ की या हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट होती है सेल. ठीक है, तो सेल के बारे में ये हमने देखा. तो सेल की अगर हम बात करें कि सेल के बारे में
आगे उसके बारे में जो डिस्कवरी की गई, तो टाइप्स ऑफ सेल अकॉर्डिंग द साइज, टाइप्स ऑफ सेल अकॉर्डिंग द साइज, साइज़ के अकॉर्डिंग अगर बात करें इसकी, तो ये दो तरह की होती है. दिस इज़ टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक देखिए बेटा, प्रो यानी कि प्रिमिटिव, यानी कि प्रिमिटिव सेल, यानी पहले समय में जो सबसे पहले जो सेल पाई जाती थी वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती थी. और ये बिल्कुल प्रेजेंट की सेल हैं, कम्प्लीटली डेवलप्ड सेल हैं, प्रेजेंट सेल्स कम्प्लीटली डेवलप्ड. अब बात ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा क्या होता था, प्रोकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक से अलग ऐसा क्या था कि इनको प्रोकैरियोटिक कहा गया. एक्चुअली प्रोकैरियोटिक सेल जो थी वो वेल डेवलप्ड नहीं थी. उनकी जो सेल वॉल थी वो रप्चर थी, न्यूक्लियर वॉल भी रप्चर थी और डीएनए भी ऐसे ही इधर उधर पड़ा हुआ पाया जाता था. मतलब ये है कि कम्प्लीटली वेल डेवलप्ड नहीं थी ये प्रोकैरियोटिक सेल. जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है, ये प्रेजेंट टाइम के जितने भी लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं उनमें यूकैरियोटिक टाइप की सेल पाई जाती है. लेकिन अगर आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल ही पाई जाती है. कुछ वेल डेवलप्ड बैक्टीरिया हैं जिनमें यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है. कि आपके हायर क्लासेस से रिलेटेड है, तो अभी आप इस पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे. ठीक है, तो ये हुई बात प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल. देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स अकॉर्डिंग टू द साइज़. ठीक है ना, इनके साइज़ के अकॉर्डिंग और इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग. अब टाइप्स ऑफ सेल अकॉर्डिंग शेप एंड साइज. टाइप्स ऑफ सेल अकॉर्डिंग शेप एंड साइज. शेप एंड साइज़ के अकॉर्डिंग एक ह्यूमन बॉडी में, इन ह्यूमन, मैं ह्यूमन के बारे में बताऊंगी क्योंकि आपके चैप्टर में ह्यूमन के बारे में ही बताया गया है. ह्यूमन की बॉडी में सेल्स जो हैं वो कितनी टाइप की पाई जाती है और क्या क्या उनके शेप होती है. सो सबसे पहले अगर हम बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेल होती है दैट इज़ नर्व सेल, न्यूरॉन. नर्व सेल ये आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, 8th क्लास में इसके बारे में है. नर्व सेल कैसी होती है बेटा? नर्व सेल इस तरह की सेल होती है कि ये नर्व सेल की दो बॉडी होती हैं बेटा. देर आर स्पेशली आर 3 बॉडी. ये होते हैं, सॉरी, ये तो है बॉडी पार्ट, मेन बॉडी यानी कि बॉडी पार्ट. एंड ये जो ब्रांचेस हैं ये कहलाती हैं डेंड्रियॉन्स. डेंड्रियॉन्स. एंड ये जो हैं माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ होती है. यानी कि ये जो लाइन है पूरी, जो स्ट्रेट लाइन जा रही है नर्व सेल का जो मिडिल पार्ट है, लॉन्ग पार्ट है, ये एक्चुअली बहुत ही सेंसिटिव होता है. यही मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही डेलिकेट पार्ट होता है. तो इसको प्रोटेक्शन देने के लिए इसके ऊपर प्रोटीन की बनी हुई माइलिन शीट होती है. ये माइलिन शीट जो है ये इसको प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट द इंजरी एंड एक्सीडेंट एंड शॉक, है ना. तो ये माइलिन की शीट होती है. माइलिन शीट काहे की बनी होती है? ये किस चीज़ की बनी होती है बेटा? प्रोटीन्स की बनी होती है. और ये डेंड्राइट्स हैं. वो डेंड्रियन थे, ये डेंड्राइट्स हैं, या इनको रूट नर्व भी कहते हैं. मैं यहाँ पर रूट नर्व लिखूँगी, रूट नर्व. तो ये एक टाइप की सेल ये होगी. नर्व सेल हमारे नर्वस सिस्टम से के अंदर होती है. नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट होती है नर्व सेल. नर्वस सिस्टम क्या काम करता है? नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर मैसेज को लाने और ले जाने का काम करता है. मैसेज कहाँ से आते जाते हैं? हमारे ब्रेन से. ये जो ब्रेन है हमारा, ये हमारा कमांडर है. हमारी बॉडी का कमांडर होता है ब्रेन, क्योंकि इसके अंदर दिमाग होता है. दिमाग से हम सोच समझ के सारे काम करते हैं. तो हमारा ब्रेन सोचता समझता है. आँखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से स्मेल करते हैं, मुँह से बोलते हैं, बाकी हाथ पाँव से हम फंक्शन करते हैं. तो कब क्या करना है, क्या चीज़ उठानी है, क्या गिर गया है, क्या गिराना है, क्या लिखना है,
ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये नर्व सेल ही कराता है हमसे। किसके ऑर्डर से? ब्रेन के ऑर्डर से, ठीक है। तो ये नर्व सेल हो गई। नंबर 2 पे अगर आप देखें, नर्व सेल के बाद हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं ब्लड सेल्स। देखिए ब्लड सेल्स जो है हमारी बॉडी में 3 टाइप्स की ब्लड सेल्स होती हैं। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पसल्स, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड कार्पसल्स एंड प्लेटलेट्स। तो ये जो आरबीसीज होती हैं ये विदाउट न्यूक्लियस होती हैं बेटा, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यानी कि ये खुद का डिवीज़न नहीं कर सकती, तो ये एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि अगर ये खुद का डिवीज़न नहीं कर सकती तो आरबीसी बनती कैसे हैं? आरबीसी एक्चुअली हमारी जो बोन मैरो होती है बैक साइड में, हमारी बैकबोन में एक बोन मैरो नाम का एक टिश्यू पाया जाता है। उस टिश्यू के अंदर आरबीसीज बनती है और फिर वो हमें जो है ना ब्लड की फॉर्म में, आरबीसी की फॉर्म में मिलती हैं। डब्ल्यूबीसी क्या होती है बेटा? डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और ये फाइटिंग एजेंट है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करती हैं, डेवलप करती हैं। फाइटिंग एजेंट होती हैं ये हमारी बॉडी में, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी जर्म्स, बैक्टीरिया या कोई फॉरेन मटेरियल अनवांटेड एंटर कर जाता है तो उससे फाइट करना और उसको रिमूव करना, बॉडी से एग्जिट कराने का काम भी डब्ल्यूबीसी करती हैं। और प्लेटलेट करती हैं, ये ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं ब्लड कोगुलेशन करती हैं। ब्लड कोगुलेशन यानी कि ब्लड का क्लोट बनाना। किस चीज़ का? ब्लड का क्लोट बनाना, ब्लड क्लोट बनाती हैं ये, ठीक है। तो अब इनकी शेप कैसी होती है? आरबीसीज जो होती हैं वो थोड़ी इस टाइप की होती हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, मतलब कुछ ऐसी सी भी होती हैं आरबीसीज जो है ना, कुछ ऐसी सी होती है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी बिल्कुल राउंड होती है और इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। प्लेटलेट्स भी राउंड होती हैं, इनके अंदर भी न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि ये अपना खुद का डिवीज़न कर सकती हैं, ठीक है। तो नंबर 3 पे आता है आपका मसल सेल्स। मसल्स हमारी बॉडी में जो मसल्स होती हैं बोन के ऊपर, जो हमें हमारी बॉडी को स्ट्रेच और टाइट करती हैं, वो मसल सेल्स होती हैं। यानी कि अगर मैं ऐसे हाथ को अपने मूव कर रही हूँ तो देखिए यहाँ पे ये श्रिंक हो गई है, ऐसे करूँगी तो ये स्प्रेड आउट हो गई है, ठीक है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलैक्स पोजीशन में आ गई, ये कॉन्ट्रैक्शन है, दैट इज़ रिलैक्सेशन, ठीक है। तो इस तरह से इसको कराने का काम कौन करता है? देखिए जो बोन है, ये बोन तभी मूव करेगी जब इसके ऊपर मसल्स होंगी, तो मसल्स जो हैं वो मूव कराने का काम करती है। तो मसल सेल्स जो होती हैं वो कई तरह की होती हैं, लेकिन मेनली अगर इनका डायग्राम देखा जाए तो मसल सेल्स इस तरह की होती है बेटा। इनके अंदर भी न्यूक्लियस पाया जाता है, और यानी कि अगर न्यूक्लियस जहाँ होगा, एक बात दिमाग में अच्छे से रखना, जहाँ न्यूक्लियस होगा इसका मतलब वो सेल डिवीज़न करती है, वो सेल अपनी जैसी नई सेल का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। उसके बाद आती है बेटा फैट सेल। फैट सेल यानी हमारी बॉडी के अंदर जो फैट बनाती है वो फैट सेल होती है, कुछ इस तरह की होती है। इसके अंदर भी न्यूक्लियस पाया जाता है और ये भी अपने खुद के सेल का डिवीज़न करके अपने जैसा प्रोडक्शन कर सकती है। अब नंबर 5 पे आपका आता है स्पर्म। स्पर्म जो है ये रिप्रोडक्टिव सेल है बेटा मेल की। स्पर्म मेल का रिप्रोडक्टिव सेल है, ये इस तरह का होता है। इसके अंदर भी सेल न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि ये भी अपने जैसा सेल बना सकता है। और नंबर 6 पर है बेटा ओवम। ओवम भी रिप्रोडक्टिव सेल है जो कि फीमेल बॉडी में पाया जाता है। ये राउंड शेप में होता है बिल्कुल, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये फीमेल में पाया जाता है और स्पर्म फाउंड इन मेल बॉडी, ठीक है, मेल बॉडी में पाया जाता है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप के सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारी सेल्स हैं, पर अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्स, अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, टाइप्स ऑफ सेल्स अकॉर्डिंग टू द शेप एंड साइज इन ह्यूमन। अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्स जो होती है वो नर्व सेल होती है। नर्व सेल हमारे नर्वस सिस्टम में पाई जाती है, और नर्व सेल का ये डायग्राम है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। मेन बॉडी पार्ट, उसमें ऊपर ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको डेंड्रियोल्स बोलते हैं, और जो ब्रांचेस हैं इनको डेंड्रियोल्स बोलते हैं। ये मेन बॉडी पार्ट है और ये न्यूक्लियस है। और ये जो लॉन्ग पार्ट होता है, ये लॉन्ग वाला पार्ट जो है इसके ऊपर एक माइलिन की शीट होती है।
माइलिन की शीट जो है वो इसको प्रोटेक्शन देती है, और जो है ना एक्सॉन, इसको हाँ इसका नाम भी लिखते हैं, इसको एक्सॉन बोलते हैं बेटा। बीच वाला जो लॉन्ग पार्ट है इसको एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन के ऊपर माइलिन की शीट लगी होती है जो प्रोटीन की बनी होती है, जो एक्सीडेंट से, शॉक से और इंजरी से प्रोटेक्शन देती है। और नीचे वाली जो होती है रूट नर्व्स होती हैं। ये जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ोगे, ब्रेन के बारे में पढ़ोगे 10th क्लास में, तो उसमें डिटेल में आएगा। फिर मसल सेल्स आ जाती हैं। मसल सेल्स हमारी बॉडी को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का फंक्शन करती हैं। तो ये इस तरह से होती है, इस टाइप की लीफ जैसे स्ट्रक्चर में। फिर वो फैट सेल आ जाती है। फैट यानी कि हमारी बॉडी में जो फैट बनता है, हमारी बॉडी में जो, जिसको मोटापा आप बोल सकते हैं, जो फैट बनता है
और न्यूक्लियस के पोर्स होते हैं जिससे कि फॉरेन मटेरियल अंदर आ जा सके। ये इसमें न्यूक्लियोलस है और ये डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं डीएनए। ठीक है, इसी से यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी तरफ हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर दिस इज़ द गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, दिस इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। सारे ऑर्गेनल्स सेम होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अभी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। दिस इज़ लाइसोसोम और इसमें वैक्यूल छोटा सा होता है, इसमें ज़्यादा बड़ा वैक्यूल नहीं होता है। ठीक है, ये आपका लाइसोसोम है जिसको कि सुसाइटल बैग भी बोलते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगी थोड़ा सा इसके बारे में, हर पार्ट के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, ये है सेल वॉल, जबकि इसमें सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट में सेल वॉल होती है। तो पहला डिफरेंस तो यही आ गया कि इन प्लांट्स ओनली सेल वॉल प्रेजेंट, प्लांट्स में ही सेल वॉल होती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो दोनों में होती है। सेल मेम्ब्रेन वो दोनों में पाई जाती है, यानी प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, इसी तरह से ये माइटोकॉन्ड्रिया है, दिस इज़ द mitochondria and this is the nucleus। जो कॉमन है वो मैं बताया जा रही हूँ आपको यहाँ पर। दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये गोल्जी बॉडी, इसमें भी है गोल्जी बॉडी। देखिए, दोनों में पाई जाती है गोल्जी बॉडी। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल ऑल्सो हैव द गोल्जी बॉडी। और दिस इज लाइसोसोम, सुसाइडल बैग, लाइसोसोम। ओके, और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब आप देख रहे हैं कि इसका जो वैक्यूल है, दिस इज वैक्यूल, और इसके वैक्यूल में कितना अंतर है। एनिमल सेल हैव द शॉर्ट वैक्यूल, शॉर्ट साइज यानी कि छोटे साइज़ का वैक्यूल होता है, जबकि इन प्लांट सेल वैक्यूल इज़ लार्ज, वैक्यूल जो होता है वो लार्ज होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर कुछ अलग पार्ट जो देखे जाएंगे, वो दो मेन पार्ट हैं बेटा जो डिफरेंस करते हैं सेल वॉल और वैक्यूल। दो ही डिफरेंस पार्ट हैं जो कि सेल वॉल और वैक्यूल जो हैं वो प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफरेंट कंडीशन में लेके आते हैं। ये है बेटा न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर। ओके, और इसके अंदर ये डीएनए है, डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में कि
डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो ये डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, यानी कि सेल के अंदर जो ये मैं ब्लैक डॉट कर रही हूँ, व्हाट इज दिस? सेल के अंदर जो ब्लैक डॉट मैं कर रही हूँ, व्हाट इज दिस? दिस इज द जेली लाइक फ्लूइड इन द बोथ सेल्स, जेली लाइक फ्लूइड। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जेली लाइक फूड होता है ये, जेली लाइक फ्लूइड, यानी कि एक विस्कस फ्लूइड होता है। विस्कस का मतलब होता है जैसे एक तो पानी होता है, बहुत लिक्विड होता है जो एकदम से बह जाता है। विस्कस का मतलब होता है, या जेली लाइक का मतलब होता है जो धीरे से गिरे, जैसे कि शहद होता है। शहद को अगर ऐसे करते हैं तो वो धीरे धीरे ड्रॉप उसके नीचे गिरती है। तो ऐसे ही साइटोप्लाज्म जो है ये जेली लाइक फ्लूइड होता है, यानी कि विस्कस फॉर्म में पाया जाता है, जो कि इन सारे ऑर्गेनल्स को बाउंड करके रखता है। यानी कोई भी ऑर्गेनल अपनी जगह से दूसरी जगह अगर मूव करेगा तो वो उसी पोजीशन में जाएगा, वो अपनी जगह बदलता नहीं है, वैसे वहीं सब फिक्स होते हैं क्योंकि साइटोप्लाज्म वहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक कराती हूँ आपको। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात और बतानी है बेटा, अकॉर्डिंग टू द अकरेंस, अकॉर्डिंग टू द अकरेंस मतलब कैसी पाई जाती है, या फिर नंबर ऑफ सेल्स, जो सेल्स होती हैं वो कौन से एनिमल में कितनी पाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग इनको 2 टाइप से बोला जाता है। एक तो होते हैं यूनिसेल्युलर और एक होती है मल्टी सेल्युलर। देखिए मल्टी सेल्युलर से आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि मल्टी यानी कि बहुत ज़्यादा सेल। यूनिसेल्युलर जो है ना, जैसे कि अमीबा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अमीबा आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। अमीबा एक प्रोटोजोआ है जो कि अनशेप्ड स्ट्रक्चर का एक ऑर्गन, वो लिविंग थिंग होता है जो पानी में पाया जाता है और ये माइक्रोस्कोपिक होता है। जबकि मल्टी सेल्युलर में जितनी भी लार्ज बॉडी आ जाती है, वैसे तो सेल तो देखो माइक्रोस्कोपिक ही होती हैं, लेकिन जो लार्ज बॉडी होती है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स होते हैं, वो लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया और ह्यूमन हो गए और एनिमल्स हो गए, एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो। तो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं और ह्यूमन बीइंग है, इन सब में मल्टी सेलुलर सेल पाई जाती है, यानी एक से ज़्यादा सेल्स पाई जाती हैं। जबकि जो माइक्रोस्कोपिक कुछ एल्गी और फंगाई होती हैं, जो आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे, वो यूनिसेलुलर होती है। यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल। यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल, यानी कि एक ही सेल पाई जाती है इनकी बॉडी के अंदर, एक से ज़्यादा सेल नहीं होती, तो उनको यूनिसेलुलर कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे कराती हूँ आपको कि अब हम जो पार्ट्स पढ़ने वाले हैं उसके बारे में, जो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो पार्ट्स थे इनके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको, वो देखते जाइएगा। हो गया। तो अब हम इसके बाद अब एक एक ऑर्गेनल के बारे में पढ़ते चलेंगे। एक एक ऑर्गेनल के बारे में पढ़ते चलेंगे। देखिए हमारी सेल के अंदर जो है ना, जो ये जितने भी ऑर्गेनल मैंने आपको बनवाए हैं, इन सबको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा। एक होते हैं मेन पार्ट्स सेल के और एक होते हैं सेल ऑर्गेनल्स, है ना। तो सेल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नंबर 1 सबसे पहले जो था हमारा था सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल। दूसरा था हमारा सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तीसरा था हमारा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और चौथा क्या होगा हमारा बेटा, न्यूक्लियस। चौथा जो सबसे बड़ा होता है दैट इज न्यूक्लियस। बड़ा भी नहीं कहेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। तो ये चारों के चारों क्या कहलाते हैं, मेन पार्ट ऑफ द सेल।
मेन पार्ट ऑफ द सेल, ये सेल के मेन पार्ट होते हैं। अब इससे अलावा जो जितने भी हमारे पार्ट बचे हैं सेल के अंदर जो मैंने आपको लिखवाए हैं, वो सब जो है ना ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। जैसे कि नंबर 1 पे हम लिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाती है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और नंबर 3 पे आ जाता है आपको गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं इसको, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। गोल्जी बॉडी के बाद और इसके बाद क्या आ गया बेटा अपना लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स। और लाइजोसोम्स के बाद, लाइजोसोम के बाद क्या बचा बेटा, वैक्यूल। और हाँ एक चीज़, सॉरी मैंने आपको एक बहुत बड़ी बात बताना भूल गई, रियली वेरी सॉरी। प्लांट्स के अंदर जो फूड फॉर्मेशन होती है उसमें प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। जो मैंने आपको प्लांट की जो सेल का स्ट्रक्चर बनवाया था वो वैक्यूल के साथ साथ यहाँ पर आपको प्लास्टिड भी बनाना है। ये मैं आपको डायग्राम जो है ना अलग से भी बता दूँगी कि प्लास्टिड होता है जो कि फूड फॉर्मेशन में काम करता है। तो नंबर 5 पे होते हैं बेटा प्लास्टिड्स। और नंबर 6 पे आपका आता है बेटा प्लास्टिड्स के बाद वैक्यूल। और आपका हो गया, सारे हो गए हैं। अब इनकी मैं एक एक करके आपको इनके बारे में बताती जाती हूँ। देखो सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल वॉल इज मेड अप बाय द सेल्यूलोज एंड इट्स गिव्स द स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ देती है और प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्शन एंड यू कैन से ऑल्सो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब होता है जितनी भी एक्टिविटी होती है उन सबको करने के साथ साथ जितने भी शॉक या इंजरी या एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं उसमें सेल को प्रोटेक्शन देने का काम सबसे ज़्यादा सेल वॉल का होता है। अब सेल वॉल तो केवल प्लांट्स में पाई जाती है, तो क्या एनिमल सेल में ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं बेटा, एनिमल सेल में एक्चुअली ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है बेटा परमिशन देने वाली, टू अलाउ द परमिशन, टू अलाउ द परमिशन। किस चीज़ की परमिशन? टू अलाउ द परमिशन फॉर एंट्री, फॉर एंट्री द फॉरेन मटीरियल, FORIGEN, फॉरेन मटीरियल। फॉरेन मटीरियल जो होता है या फिर फॉरेन मटीरियल यानी कि बाहर से जो सॉल्यूशन आ रहा है, बाहर से जो भी लिक्विड, जो भी जर्म्स, जो भी बैक्टीरिया, जो भी फूड आइटम सेल के अंदर एंटर करेगा, पहले उसको सेल मेम्ब्रेन से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम अंदर चले जाएंगे। इसी तरह से सेल के अंदर जब फंक्शन हो जाता है तो वेस्ट मटेरियल रिलीज़ होता है और उसके साथ साथ एक्सेस वाटर भी रिलीज़ होता है। तो उसको एग्जिट करने का काम फ्रॉम द बॉडी सेल, उससे एग्जिट करने का काम भी सेल मेम्ब्रेन करेगी, लेकिन वहाँ पर भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन उसको अलाउ करेगी, परमिशन देगी कि इसको बाहर निकाल दो। तो इस तरह से ये सेल मेम्ब्रेन फंक्शन करती है। तो सेल मेम्ब्रेन का मेन काम क्या हो गया कि टू अलाउ द परमिशन टू एंट्री द फॉरेन मटीरियल इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदर और बाहर जाने का जो परमिशन होती है वो ये देती है, ठीक है। सेल वॉल जो होती है हमारी डबल वॉल होती है सेल वॉल, और सेल मेम्ब्रेन भी सिंगल वॉल मेम्ब्रेन होती है जो कि स्ट्रेंथ देती है, प्रोटेक्शन भी देती है और साथ ही साथ वो परमिशन भी देती है, ठीक है। अब आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मैंने आपको लिखाया, इट्स द जेली लाइक फ्लूइड,
jelly like fluid gives a particular space of all organelles, यानी कि जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनको पर्टिकुलर स्पेस देती है, यानी कि अपनी अपनी जगह सिचुएटेड होने के लिए जो जगह मिलती है वो जो है वो साइटोप्लाज्म देता है। तो साइटोप्लाज्म का काम क्या हो गया बेटा? साइटोप्लाज्म जो है वो फ्लूइड होता है बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल ऑर्गेनल्स। कहाँ पाया जाता है ये? कहाँ पाया जाता है? बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनल्स के बीच में पाया जाता है। ठीक है, ये देखिए ध्यान से आप इसको, मैंने क्या क्या लिखवाया आपको। सेल मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनल्स के बीच में पाया जाता है, और साथ ही साथ इसका काम क्या होता है कि वेस्ट, सॉल्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जितने भी सॉल्ट होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी ये जो है इसका फंक्शन, अगर बात करें इसकी फंक्शन की बात करें अगर, तो इसका काम होता है जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है और एक्स्ट्रा सॉल्ट होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को बॉडी में एग्जिट कराने का काम जो है वो ये करती है, और साथ ही साथ स्ट्रेंथ देती है बॉडी को, यानी कि सेल को, बॉडी यानी कि सेल को स्ट्रेंथ देती है, प्रोटेक्शन देती है। अब बात आती है बेटा, ये तो हो गए अपने मेन पार्ट के, 3 मेन पार्ट हो गए हैं मेन बॉडी पार्ट्स ऑफ सेल के। अब आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस देखिए, इट इज़ द मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेल। बिकॉज क्यों है ये मेन इम्पोर्टेंट पार्ट? बिकॉज इट्स हैव हेरिडिटरी मटीरियल, हेरिडिटरी मटीरियल। अब ये हेरिडिटरी मटीरियल एक्चुअली होता क्या है? हेरिडिटरी मटीरियल का काम होता है बेटा कैरेक्टर्स को 1 जनरेशन से 2nd जनरेशन में ट्रांसफ़र करने का काम। यानी कि जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से बच्चों में न्यू बॉर्न बेबी में ट्रांसफ़र करने का काम ये हेरिडिटरी मटीरियल करते हैं। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसकी नॉलेज लेनी ज़रूरी है। तो हेरिडिटरी मटीरियल्स जो होते हैं वो डीएनए होता है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और डीएनए जो है ना वो हेरिडिटरी मटीरियल है। साथ ही साथ ये क्या करता है? ये कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबी। अब इसके बाद न्यूक्लियस का और क्या काम होता है? ये आरएनए सिंथेसिस भी करता है ना? आरएनए सिंथेसिस करता है। आरएनए सिंथेसिस जो होते हैं ये अपने जितने भी डीएनए प्रोसेस होती है उसमें राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का मतलब राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर मैं इसकी फुल फॉर्म लिखवा देती हूँ बेटा, राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। इसका काम क्या होता है? ये एक्चुअली देखिए ये इसको भी बना रहा है, आरएनए सिंथेसिस कर रहा है, आरएनए का सिंथेसिस करेगा, और साथ ही साथ न्यूक्लियस आरएनए का सिंथेसिस कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर प्रोटीन भी बन रहा है। जहाँ आरएनए होगा वहाँ पर प्रोटीन ज़रूर होगा, तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस भी करता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, और साथ ही साथ राइबोसोम की सिंथेसिस भी करता है। ये राइबोसोम्स की भी सिंथेसिस करता है, यानी कि बनाता है। सिंथेसिस यानी कि बनाना, प्रोडक्शन करना। ठीक है, राइबोसोम की सिंथेसिस किसकी हेल्प से होती है बेटा? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी रफ वाला, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये अटैच होते हैं राइबोसोम्स, लेकिन इसकी सिंथेसिस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। न्यूक्लियस इनको बनाता है और फिर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये
उसके ऊपर जाके राइबोसोम्स अटैच हो जाती है। ठीक है, तो ये बात तो हो गई बेटा मेन बॉडी पार्ट्स की। जो मेन बॉडी पार्ट्स हैं सेल के, वो क्या क्या काम करते हैं। हाँ, इसके साथ साथ एक चीज़ और बताऊंगी मैं आपको कि इसको न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं या कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन होता है, ऐसे सेल के अंदर भी ब्रेन होता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। सेल को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं और कंट्रोल ऑफ द सेल भी कहते हैं, न्यूक्लियस को, सॉरी। और न्यूक्लियस जो है ना, इसके अंदर क्रोमोसोम्स भी होते हैं और इसमें विजिबल टाइप का डिवीज़न पाया जाता है। ठीक है, अगर डीएनए है तो क्रोमोसोम्स तो होंगे ही होंगे, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। इट्स हैव क्रोमोसोम्स ऑल्सो, क्रोमोसोम्स है ना, क्रोमोसोम्स होते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर और क्या होता है बेटा कि इसके जो इसमें जो सेल डिवीज़न पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस है तो सेल डिवीज़न भी होगा, तो सेल डिवीज़न जो है वो विजिबल होता है। सेल डिवीज़न जो है, सेल डिवीज़न जो है वो विजिबल होता है, यानी कि दिखाई देता है। कुछ उसमें जो मतलब सेल्स होती हैं उसके अंदर सेल डिवीज़न दिखाई नहीं देता, न्यूक्लियस के अंदर का सेल डिवीज़न जो है वो विजिबल होता है। ठीक है, दिखाई। तो ये न्यूक्लियस के बारे में मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ जाता है, राइट द फंक्शन और द मेन, राइट द मेन फंक्शन ऑफ अ न्यूक्लियस इन ए सेल। सेल के अंदर न्यूक्लियस के मेन फंक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में बहुत बार आ जाता है। तो ये आप अच्छे से लर्न कर लें और ये सारा एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया से लेके और नंबर 6 वैक्यूल तक इसके बारे में आपको बताने वाली। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ, फोन तो मेरा वहाँ गिरा पड़ा है। चलो, अब आगे करना है हमें। उसके बाद क्या करना है बेटा कि मैं इसको रब कर देती हूँ बेटा। ये वाला जो पोर्शन है दैट इज़ कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताती जाती हूँ। इसके बारे में आप अच्छे से देखें और समझें कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। ध्यान से इसको सुनना है बेटा, यहीं से 1 मार्क्स से क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, किचन ऑफ द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस क्यों कहते हैं? पावर का मतलब होता है बेटा एनर्जी, पावर का मतलब एनर्जी। अब एनर्जी जो है सेल के, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसे होती है, ये होती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी कहाँ से बना बेटा, वो जो ग्लूकोज बनता है, ग्लाइकोजन जो लास्ट में हमारे डाइजेशन के बाद बनता है, उससे लास्ट में एनर्जी की फॉर्मेशन होती है और एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है। एटीपी एक्चुअली क्या है, एनर्जी करेंसी है। जैसे हमारे पास जो पैसा होता है, देखिए पैसा भी तो हमारी एनर्जी होती है ना, रुपया पैसा जो है वो भी एक तरह की हमारी एनर्जी होती है, जो हमें मेंटली पीस देती है, हमें अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए एक तरह से प्रोटेक्ट करती है या हमें उसका एक ज़रिया देती है। तो इसी तरह से सेल के अंदर भी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब वो फंक्शन करती है, किसी भी तरह का कोई फंक्शन कर रही है, उसको प्रोटेक्शन मिल रही है, उसमें राइबोसोम बन रहे हैं, डीएनए बन रहे हैं, आरएनए बन रहे हैं, तो एक्टिविटी कर रही है। एक्टिविटी कर रही है, इसका मतलब उससे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो सेल के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो एटीपी की फॉर्म में होती है। एटीपी जो है ना एनर्जी देता है। एटीपी का मतलब होता है बेटा, इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार आ जाता है एग्जाम में कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है और ये क्या कहलाती है, एटीपी क्या होती है। एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, सेल की एनर्जी करेंसी होती है ये। ठीक है बेटा। उसके बाद आता है आपका कि माइटोकॉन्ड्रिया में पावर हाउस कहलाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सारी एटीपी को स्टोर करके रखता है, और जब भी सेल को और अदर पार्ट को बॉडी के रिक्वायरमेंट होती है तो वो एटीपी की सप्लाई इसी
माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। तो यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, एक तो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, डॉट डॉट नुमा जो मैंने बनाए थे आपके इस तरह से ये, और जबकि स्मूथ के ऊपर विदाउट राइबोसोम होता है, ये विदाउट राइबोसोम। अब बात आती है कि इसको बोलते क्या हैं। एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम बना भी रहा है और साथ ही प्रोटेक्शन भी देता है। इसको जो है ना मैन्युफैक्चरिंग साइट बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम को मैन्युफैक्चरिंग साइट, ये मैन्युफैक्चरिंग साइट कहलाता है क्योंकि ये जो है ना मैन्युफैक्चर करता है किस चीज़ का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चरिंग साइट है, यूनिट है, जो कि इसके ऊपर राइबोसोम्स की जो है ना मैन्युफैक्चर करता है ये राइबोसोम्स को। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना वो हेल्प करता है मैन्युफैक्चरिंग में। फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स का जो है ना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात अगर मैं करूं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फैट और लिपिड की मैन्युफैक्चरिंग करता है। ठीक है, फैट और लिपिड की मैन्युफैक्चरिंग करता है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो राइबोसोम की मैन्युफैक्चरिंग करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साथ ही साथ अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो ये एक्टिव सेल्स के अंदर पाया जाता है और ये प्रोटीन मतलब अगर ये राइबोसोम बना रहा है तो राइबोसोम से प्रोटीन भी बनता है बेटा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहलाता है, प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बताऊंगी बेटा, प्रोटीन और लिपिड जो है वो किस में काम आते हैं। हमें मालूम है प्रोटीन का काम होता है बॉडी बिल्डिंग का। ये प्रोटीन और फैट होते हैं और ये क्या करते हैं बेटा, बॉडी बिल्डिंग करते हैं हमारी बॉडी। या आपने जो 6th क्लास में एक चैप्टर आता है फूड कंपोनेंट वगैरह, उसमें आपने पढ़ा होगा, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग के काम आते हैं। तो जब ये बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, है ना। जब ये बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस करके, तो वहाँ पर इसको दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, तो ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब गोल्जी बॉडी क्या है, ये पैकेजिंग का काम करती है, तो इसको पैकेजिंग यूनिट बोलते हैं। पैकेजिंग यूनिट, हर पार्ट का देखिए अलग अलग वो है, आप देखेंगे पैकेजिंग यूनिट का मतलब क्या करते हैं, ये जितना भी मटेरियल फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या न्यूक्लियस के अंदर, उस सारे प्रोडक्शन को ये पैक कराने का काम करते हैं और साथ ही साथ उसके बाद फिर ट्रांसफ़र भी करते हैं। यानी कि जैसे हम लोगों का ट्रांसफ़र कभी होता है तो मूवर्स एंड पैकर्स आते हैं ना, पहले वो हमारे सामान को पैक करते हैं, उसके बाद वो जहाँ पर ट्रक में या किसी भी गाड़ी में लोड करना होता है वहाँ होता है, और उसके बाद वो ट्रांसफ़र किया जाता है ट्रक के द्वारा। लेकिन इसमें गोल्जी बॉडी में क्या है कि गोल्जी बॉडी पैकेजिंग भी करती है, उसके बाद ट्रांसफ़र भी करती है डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल को। ठीक है, ये गोल्जी बॉडी जो है बेटा, ये गोल्जी बॉडी एक साइंटिस्ट ने दिया था, इसका नाम कैमिलियो नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने गोल्जी नाम जो है वो उन्हीं के नाम से आया है, कैमिलियो गोल्जी उनका नाम था, तो गोल्जी से ही गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस का नाम लिया गया। अब बात आती है बेटा, अच्छा साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बताऊंगी इसमें कि जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम जो है इसका फॉर्मेशन भी होता है बेटा यहाँ पर। अभी एक सेकंड पानी पी लूँ ज़रा।
हाँ, तो गोल्जी बॉडी जो है ना साथ ही साथ क्या करती है, इस लाइसोसोम की फॉर्मेशन भी करती है। लाइसोसोम को यही बनाती है, लाइसोसोम फॉर्मेशन। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है गोल्जी बॉडी का। कैमिलियो गोल्जी ने जो है ना इसकी डिस्कवरी की थी, उनके नाम गोल्जी की वजह से इसका गोल्जी बॉडी नाम पड़ा, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस। और ये पैकेजिंग यूनिट कहलाती है, या उसके बाद ये ट्रांसफ़र भी करती है और साथ ही साथ लाइसोसोम को बनाती है। और गोल्जी जो है ना वो एक सिंगल बाउंडेड लेयर वाली जो है ना स्ट्रक्चर होती है, जो कि मोस्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होती है, कभी कभी वो थोड़ा सा सेपरेट होती है, दूर होती है। ठीक है, अब आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को जो है ना सुसाइडल बैग भी कहते हैं, सुसाइडल बैग। अब देखिए सुसाइडल बैग से, या सुसाइडल सैक भी बोल सकते हैं, बैग या सैक, थैला जैसा या बैग जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, सुसाइडल का मतलब होता है कि ये खुद से सुसाइड कर लेता है, यानी कि आत्महत्या करना। सुसाइड यानी आत्महत्या। अब ऐसा क्या होता है, इसके पास जो है ना हाईली एक्टिव एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर। हाईली एक्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि एक्टिवेट होते से ही जितना भी फंक्शन लाइसोसोम के अंदर होता है, जो भी फंक्शन होता है, उस फंक्शन को कंप्लीट करवाने के बाद ये हाईली एक्टिव होते हैं, इनकी एनर्जी सेफ रहती है। तो जिसकी वजह से इनको काम करना होता है, बार बार कुछ ना कुछ एक्टिव रहने के लिए इनको कुछ करना होता है। तो जब ये सुसाइडल बैग के अंदर, ये गार्बेज बैग की तरह भी काम करता है बेटा, पहले तो ये बता दूं मैं आपको। गार्बेज बैग की तरह भी काम करता है, यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो इसके अंदर भर जाता है, और ये एंजाइम्स जो हैं उस वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं और कुछ बेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बेस्ट फॉर्म में नहीं आते तो ये हाईली एक्टिव होने की वजह से लाइसोसोम के अंदर ब्लास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब बात आती है प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स जो हैं ये फूड फॉर्मेशन में काम आते हैं, इसलिए इनका नाम जो है ना, इसको प्लास्टिड्स को किचन का नाम भी दिया गया है, किचन ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पर खाना बन रहा है। जैसे हमारे घर के अंदर खाना कहाँ बनता है, किचन में, तो इसी तरह से प्लांट्स का जो खाना है, और ये केवल प्लांट्स में पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स जो है ना केवल प्लांट्स में पाए जाते हैं बेटा, एनिमल्स में नहीं पाए जाते, क्योंकि प्लांट्स ही ऑटोट्रॉफ होते हैं जो कि अपना खुद का खाना बनाते हैं, जबकि एनिमल्स जो हैं वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। तो प्लास्टिड्स जो है वो फूड फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए उनको किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। प्लास्टिड्स के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, लेकिन मेन सेल जो होती है वो होती है कंपेनियन सेल्स के अंदर जो है ना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिससे कि खाने की फूड फॉर्मेशन होती है हमारी, और वो फूड इकट्ठा होता है। फोटोसिंथेसिस से फूड इकट्ठा होता है, यानी कि लास्ट में क्या बनता है बेटा, इसमें ग्लूकोज बनता है, जो कि एनर्जी देता है। प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज जो है वो स्टार्च फॉर्म में होता है, ठीक है, और यही हमारी बॉडी को प्लांट्स की बॉडी को एनर्जी देता है। तो ये प्लास्टिड्स के बारे में मैंने बताया। अब वैक्यूल एक्चुअली जो होता है ना, ये भी गार्बेज बैग होता है, बड़ा होता है। ये गार्बेज बैग है, बिग साइज़ का है ना, बिग साइज़ इन प्लांट्स एंड स्मॉल साइज़ इन एनिमल्स। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, वेस्ट मटीरियल एग्जिट with वैक्यूल बाउंड्री, वैक्यूल की जो बाउंड्री होती है उससे वेस्ट मटेरियल जो है वो एग्जिट हो जाता है। तो ये मैंने आपको कुछ बताया कि सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, और सेल के ऑर्गेनल्स के साथ साथ जितने भी मेन पार्ट होते हैं, जैसे कि आपका साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने इसके बारे में आपको बताया। तो ये वीडियो यहीं मैं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑस्मोसिस की प्रोसेस बताऊँगी कि किस तरह से सेल जो है वो किसी भी फॉरेन मटेरियल को या फूड आइटम को इनटेक करती है, और किस तरह से किस पोजीशन में कितना इनटेक होता है, कितना एग्जिट होता है, और कई बार ना इनटेक होता ना एग्जिट होता है, वो किस तरह से किस पोजीशन में सेल उस समय पाई जाती है और क्या कहलाती है।
तो ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद ये वीडियो यहीं फिनिश करती हूँ मैं। थैंक यू।